नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारी जो रिसेंट वीडियोस थी, जो हम भारत के भौतिक विभाग जिसमें पढ़ रहे हैं, हमको उसमें मात्र लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में पढ़ करके इस पूरे जो भौतिक विभाग वाला चैप्टर है हम आज उसको खत्म कर लेंगे। और उसके बाद हम या तो जैसा लगेगा या तो जियोलॉजी पढ़ लेंगे या फिर ड्रेनेज पैटर्न पढ़ लेंगे, जैसा हमको उपयुक्त लगेगा वैसा हम आगे पढ़ लेंगे। आज हम जो हमारा टॉपिक कुछ शेष रह गया है, लास्ट वीडियो में हमने जब द्वीप समूहों का हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने उसमें जो हमारे बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसको हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे लक्षद्वीप। लक्ष्य, यहाँ पे लक्ष्य से जो तात्पर्य है, लक्ष्य का मतलब होता है लाख। तो अगर साधारण सी भाषा में देखें तो 1,00,000 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। लक्ष्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाख से। हालांकि यहाँ पे कोई लाख द्वीप नहीं है, लगभग इस पूरे लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं, ऑलमोस्ट जो द्वीप है वो 36 है, जिसमें आउट ऑफ 36 10 यानी कि 10 जो द्वीप हैं उन पर क्या है, मानव अधिवास। जो बड़े बड़े द्वीप है वो 36 है, जिसमें से 10 पर मानवीय बस्तियां बसी हुई है। इसका 38 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 94% यहाँ की जो आबादी है, ऑलमोस्ट 94% एसटी से बिलोंग करती है और अधिकांश जनसंख्या माइनॉरिटी है। ये यहाँ के कुछ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होगी। कुछ और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसका जो निर्माण हुआ है, भूगोलवेत्ता कहते हैं कि लक्षद्वीप चैगोस कटक, ये जो द्वीप है लक्षद्वीप चैगोस कटक पर निर्मित अंत्य सागरीय कटक होती है। महासागरों के अंदर क्या होती हैं, कई चोटियां, जैसे हमारे धरातल पर पर्वत होते हैं वैसे ही हमारे सागर के अंदर भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, जिनको हम अंत्य महासागरीय कटक कहते हैं। तो ये जो लक्षद्वीप के द्वीप जिनका निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप चैगोस कटक, जो कि किसमें पड़ती है, हमारे हिंद महासागर में। इनका अध्ययन हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं। हिंद महासागर में एक कटक है जिसके ऊपर ये जो द्वीप है प्रवाल जनित है। प्रवाल एक जीव होता है छोटा सा, प्रवाल जनित ये द्वीप है, यानी कि इनकी उत्पत्ति प्रवाल नाम का एक छोटा सा जीव होता है जो अपने ऊपर चूने की परत बनाता 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 इस तरीके से पूरा की पूरा प्रवाल के ऊपर प्रवाल इकट्ठे होते जाते हैं और पूरा की पूरा एक द्वीप नुमा संरचना या बैरियर नुमा संरचना या एटोल नुमा संरचना का निर्माण कर देते हैं। प्रवालों को हम भूगोल में अलग से पढ़ते हैं। बस यहाँ ये समझ लें कि प्रवाल एक जीव होता है जिसके ऊपर चूने का आवरण रहता है, उसके ऊपर जीवों के ऊपर जीव, प्रवाल के ऊपर प्रवाल इकट्ठे होते रहते हैं और एक प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप या प्रवाल एटोल आदि का निर्माण कर देते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप प्रवाल जनित द्वीप है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और किसके ऊपर निर्मित है, लक्षद्वीप चैगोस कटक के ऊपर ही निर्मित द्वीप है। इनका जो ढाल है, या हम कहीं की समतल से बहुत कम ऊंचे हैं, मुश्किल से ये 1 या 2 मीटर समुद्र तल से ऊंचे होंगे, इससे ज्यादा ये ऊंचे नहीं है। इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो अक्सर पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, यहाँ पे ये पूछा गया है, पिट्टी नाम का एक आइलैंड है जिसे पिट्टी अभयारण्य भी कहते हैं। इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया हुआ है। इस पर मानव अधिवास नहीं है। पिट्टी अभयारण्य कहाँ है, लक्षद्वीप में स्थित है। इसको आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रो। यहाँ की राजधानी, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रो। और यहाँ की जो राजधानी है कवरत्ती। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से इस द्वीप के संबंध में ध्यान रखनी है। इनमें कोई खास बातें जानने लायक है नहीं। अब हम इसमें जो कुछ विशेष
द्वीप हमारे जो दोनों तटों पर है या कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ द्वीप है जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप, जो हमारे कुछ रह रहे हैं इम्पोर्टेंट द्वीप, उनकी भी हम बात कर लें। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा किसके लिए फेमस है? आए दिन अखबारों में हम देखते हैं कि इसरो ने अपना लॉन्च व्हीकल जो लॉन्च करता है, तो ये इसरो का लॉन्च व्हीकल प्लेस है, लॉन्च व्हीकल प्लेस या लॉन्चिंग साइट कह लें, इसरो की लॉन्चिंग साइट है जहां से ये अपने स्पेस व्हीकल्स को भेजता है। ये कहां पड़ती है? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है भारत के पूर्वी तट पे पुलिकट झील है। हमने उस दिन देखा था, गलती से मेरे मुंह से निकला है कि ये चिल्का लेक के कोने पर पड़ता है, अग्रभाग में पड़ता है, लेकिन वो जस्ट स्लिप ऑफ टंग की वजह से ऐसा हुआ। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है हमारा, सबसे मुख्य बात यह कि इसरो की लॉन्चिंग साइट है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण हमारा इसरो करता रहा है और करता रहेगा आगे भविष्य में। पुलिकट झील के अग्रभाग पर यह स्थित है, आप विशेष ध्यान रखें इस बात को। श्रीहरिकोटा। दूसरा हमारा जो द्वीप है वो है पम्बन द्वीप। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में नहीं देखते, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के मध्य द्वीप है। यहां से जो हमारा एडम्स ब्रिज जिसको कहते हैं, जिसको राम सेतु हम अपनी पौराणिक मान्यताओं में मानते हैं, पम्बन द्वीप के यहां से ये शुरू होता है। एडम्स ब्रिज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और तीसरा है हमारा मूर द्वीप या न्यू मूर द्वीप, इसको न्यू मूर द्वीप, इससे संबंधित ये जो हमारा न्यू मूर आइलैंड है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, क्योंकि ये जो द्वीप है ये उत्संबरण की क्रिया के कारण बने हैं। उत्संबरण साधारण शब्दों में हम जल के उत्थान के लिए करते हैं। न्यू मूर द्वीप जो है, सागर में नए नए द्वीपों का उदय हुआ है सागर के उत्थान के कारण, या सागर के अंदर जो भूमि है किसी भी कारण से जब सागर के अंदर का स्थल और सागर से बाहर आ जाए तो उसे हम कहते हैं सागर जनित द्वीप, या सागर से उत्पन्न हुई जो द्वीप है। बिल्कुल नया द्वीप ये है न्यू मूर द्वीप। चूंकि ये पड़ता भारत के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन बांग्लादेश इस पर अपना अधिकार जताता था, भारत कहता था कि यही नहीं, ये द्वीप हमारे हैं। तो फाइनली इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हैग में, वहां गए और वहां सन 2014 में इससे रिलेटेड एक वर्डिक्ट आया। मैं पहले इसकी लोकेशन बता दूं। न्यू मूर द्वीप जो है बांग्लादेश के निकट बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप पड़ते हैं। और सन 2014 में जो वर्डिक्ट आया उसमें हाई जो वहां सुप्रीम कोर्ट, एक तरीके से हम कह लें पूरी अंतरराष्ट्रीय कानूनों के लिए, जब कोई भी देशों में विवाद हो, सीमा जनित हो या जल व्यवस्था संबंधित हो या किसी और चीज को लेकर के हो, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जिसको हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, उसका मुख्यालय हेग में है। और उसके जो कानून होते हैं, जो उसका निर्णय होता है, उसको मानने की बाध्यता नहीं होती है, पर चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला रहता है, एक नैतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते वो जो वर्डिक्ट वहां से आता है उसको सामान्यतः मान लिया जाता है। तो 2014 में उन्होंने दिया कि ये लगभग 25,000 किलोमीटर के एरिया में द्वीप फैला है, 25,000 किलोमीटर स्क्वायर। जनरली ये द्वीप इतना महत्व का क्यों हो जाता है? सबसे पहली बात हम ये जान लें, क्योंकि सागर से निकले हुए नवीन द्वीप हैं, तो इन पर खनिज तेल और इस तरह से संबंधित जो नेचुरल गैस है, मिनरल ऑयल हुआ, इसके मिलने की जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण दोनों देश इस पर अपना अपना अधिकार जता रहे हैं। अगर भूमि की दृष्टि से देखें या आधिपत्य की दृष्टि से देखें
तो ये जो न्यूमोर द्वीप है, ये भारत का जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो 2014 में वर्डिक्ट आया कि 19,000 जो क्षेत्रफल रहेगा इसका, 19,000 किलोमीटर स्क्वायर, वो बांग्लादेश का रहेगा। और इसमें से लगभग बचा हुआ जो भाग रहेगा 7-7.5 किलोमीटर के आसपास, वो भारत का रहेगा। लेकिन चूंकि ये पूरा क्षेत्र भारत के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए वर्तमान समय में इस पूरे द्वीप पर दोनों देशों की सहमति के साथ भी आज इस देश पर हमारे भारत सरकार का अधिकार है। न्यूमोर द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये कुछ द्वीप थे जो न्यूमोर द्वीप भी कई बार पूछा जाता है कि न्यूमोर द्वीप को लेकर के हमारा बांग्लादेश के साथ विवाद रहा है, और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूमोर द्वीप विवाद किस देश से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। कई बार यह भी पूछा जाता है कि न्यूमोर द्वीप की स्थिति कहाँ है, वो दे देता है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या कहीं और किसी और इस स्थान का नाम दे देता है। तो जनरली हम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से कंफ्यूज हुए, इससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो हमारा टॉपिक है भौतिक विभाग वाला जो हमारा टॉपिक है, हमने उसको आज पूरा कर लिया है। मैंने प्रयास किया है कि एक एक चीज को बहुत ठीक ढंग से आपके सम्मुख रखूं। हिमालय हमने पढ़ा, हिमालय अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको डिटेल में हम जब क्लास टीचिंग होती है तो मुश्किल से हम इसको लगभग 4 या 5 क्लासों में हिमालय को पढ़ते हैं, लेकिन 15-15 मिनट के कोई 3-4 वीडियो में हमने इसको खत्म करने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, कई महत्वपूर्ण बिंदु जिनको हम इलस्ट्रेट करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाते, तो क्योंकि बाध्यता रहती है इसलिए। अब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। ड्रेनेज पैटर्न पढ़ने के बाद चूंकि हमने स्थलाकृति के बारे में जाना है, किस तरह की स्थलाकृति भारत में कहाँ पाई जाती है, तो अब हम अपवाह तंत्र पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो अपवाह तंत्र क्या होता है, तो अगर सीधे शब्दों में परिभाषा देखें तो नदी के उद्गम व उसके बहाव व विकास की संपूर्ण अवस्था का द्योतक होता है अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र। अपवाह शब्द जो है नदी के उद्गम, उसके बहाव, विकास, उसकी सहायक नदियां, एक तरीके से पूरी नदी का जो स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, वो अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी कि अपवाह तंत्र जिनसे अफेक्टेड होता है, वो कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को सीधे अर्थों में अगर हम समझना चाहें तो मैं कहना चाहूंगा किसी भी क्षेत्र की जल प्रणाली से संबंधित जो तंत्र होता है, जल प्रणाली से संबंधित जो तंत्र होता है, पानी के बहाव की दिशा से संबंधित जो तंत्र होता है, वो अपवाह तंत्र होता है। किसी भी क्षेत्र में पानी के बहाव संबंधी अगर बात करें तो उसका जो मेन कंटेंट है या मेन सूचक है वो हमारी नदियां होती हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, तो कुछ जो कारक हैं वो हम बता देते हैं। चट्टानों की स्थिति या पैटर्न इनका, चट्टानों की स्थिति व संरचना, जिस क्षेत्र से नदी बह रही है उस क्षेत्र के चट्टानों की स्थिति कैसी है, वहां की स्ट्रक्चर कैसी है, ये पूरे के पूरे अपवाह तंत्र को प्रभावित करती है। जैसे बहुत अगर रोकी सरफेस हो जहाँ से नदी निकल रही है तो कटाव बहुत कम होगा, अवसाद बहुत कम होगा, नदी के अंदर अवसाद की मात्रा कम रहेगी। अवसाद की मात्रा कम रहेगी तो क्या होगा कि उसके पानी में बहाव तेज भी रहेगा और अवरोध नहीं होगा मार्ग में, इससे उस पानी का फ्लो तेज रहेगा और लास्ट तक बना रहेगा। लेकिन जैसे हमारे अगर हम बात करें उत्तर भारत की नदियाँ जब मैदानी सरफेस से बहती है, क्यों, तो भुरभुरी मिट्टी होने के कारण पानी के साथ डिजोल्व हो जाती है और वही मिट्टी एक इतना अवसाद नदी में बढ़ जाता है, अवसाद भार की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरे की पूरी नदी के मार्ग को ही अवरुद्ध कर देती है, जिससे क्या होती है नदियाँ अपना मार्ग बदलना शुरू कर देती है। ये बहुत छोटे से उदाहरण से हमने समझा है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारक है वो हो जाता है हमारा धात स्रोत।
किसी भी अफवाह तंत्र का प्रारूप कैसा होगा, ढाल उस पूरे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अफवाह तंत्र का, कल से हम अफवाह तंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम केवल इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। स्लोप जो है वो पूरे की पूरे अफवाह तंत्र के प्रतिरूप को निर्धारित करता है। स्लोप अगर ज़्यादा है तो नदियों के बहाव की दिशा तेज रहेगी, स्लोप अगर कम है तो नदियों का पानी फैल करके और बरसात के दिनों में जब पानी की आवक अधिक होती है तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे लगता है वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा आज हम नहीं करें, क्योंकि हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कल की कक्षा से हम अगर इसको शुरू करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कल से इसी टॉपिक को हम शुरू से एक बार फिर अफवाह तंत्र को शुरू करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत धन्यवाद।